फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। इसका नाम है वंसल। मैं हूं आकाश शर्मा। एक बार फिर आप लोगों के लिए जबरदस्त वीडियो लेकर आया हूं और आज की वीडियो के माध्यम से आप लोगों को मैं पहले कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा बायोलॉजी के इंपोर्टेंट, उसके बाद में आप लोगों को क्वेश्चन सोल्व कराने वाला हूं, जिससे कि आपको बता दें बोर्ड एग्जाम में यहां से हर बार 1 से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन हर बच्चा छोड़कर चला जाता है। क्यों छोड़कर चला जाता है? क्योंकि उनको बहुत सारे कॉन्सेप्ट पता नहीं होते, क्योंकि आज के समय में बातें बहुत ज्यादा कर रहे हैं लोग बाग, क्वेश्चंस बहुत सारा सिखा रहे हैं, बता रहे हैं, लेकिन आपको ये कोई नहीं सिखा रहा कि आखिरकार कॉन्सेप्ट पर ध्यान देना जरूरी है। डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोगों के समझ में तब तक नहीं आएंगे जब तक आप कॉन्सेप्ट पर ध्यान नहीं देंगे। तो क्वेश्चंस अच्छे तरीके से लगाने हैं, चुटकी पे आते अगर आंसर लेकर आना है तो कॉन्सेप्ट पर आप लोगों को ध्यान देना होगा। तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं पुष्पीय पौधों के विभिन्न पार्ट्स के बारे में, और आज हम आप लोगों को सिखाने वाले हैं कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो आप लोगों को कोई नहीं सिखाता, डायरेक्ट वो आप लोगों को रटने पड़ते हैं। तो रटने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आज मैं बहुत अच्छा मेथड आप लोगों को बताने वाला हूं। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना, और थोड़ी सी बैकग्राउंड में नॉइस आ रही हो तो उसे थोड़ा इग्नोर करना। आइए चलते हैं। तो ये आपके सामने है पुष्पीय पौधे, और पुष्पीय पौधों के पार्ट होते हैं 3। कौन से? पहले नंबर पर है आगुड़ित। इसको पेपर में या तो एन से रिप्रेजेंट किया जाएगा या फिर एक्स से। दूसरे नंबर पर है द्विगुणित, जिसको 2n या 2x से रिप्रेजेंट किया जाता है। अगला है हमारे पास त्रिगुणित, इसको 3n या 3x से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हम ये देखते हैं कि पौधे के कौन कौन से ऐसे पार्ट होते हैं जो कौन अगुणित है, कौन द्विगुणित है, कौन त्रिगुणित है, जिसके आधार पर मैं आप लोगों को अभी ये दिखाऊंगा कि बोर्ड एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। आइए चलते हैं। अगुणित की बात करें तो सबसे पहले आपको हम बता दें ये आएगा परागकण। क्या आएगा? परागकण। तो पेपर में 2020 या 22 में पूछा गया था कि परागकण कैसी कोशिका है, तो तुम बताएंगे कि परागकण जो होती है वो अगुणित कोशिका होती है। ठीक है। अब ये परागकण बनता कहां है? ये परागकण बनता है परागकोश में। कहां बनेगा? परागकोश में बनेगा। तो परागकोश होगा द्विगुणित और परागकण होगा अगुणित। अब मैं कह रहा हूं कि ये मैंने दूसरे नंबर पर बोला, मैंने बोला अंड। क्या बोला? अंड। तो आपको बता दें जो अंड होगा वो तो होगा अगुणित, लेकिन इस अंड जो होगा ये होगा अंडाशय के अंदर। कहां होगा? अंडाशय में। तो जो अंडाशय है, अंडाशय द्विगुणित होगा, लेकिन अंड जो होगा वो अगुणित होगा। ठीक है। एक छोटी सी बात और मैं बता दे रहा हूं आप लोगों को कि यहां पर तीसरे नंबर पर आपका पूछा जाएगा भ्रूण कोश। भ्रूण कोश क्या आएगा? भ्रूण कोश आएगा। तो हमेशा ध्यान रखना भ्रूण कोश जो होगा ये होगा अगुणित। ठीक है। लेकिन जब नर युग्मक और मादा युग्मक आपस में मिल जाते हैं तो उसे बोलेंगे निषेचन। निषेचन के बाद बनता है युग्मनज। क्या बनेगा? युग्मनज बनेगा। युग्मनज। और युग्मनज जो होता है इसी को हम जायगोट बोलते हैं। जायगोट होगा द्विगुणित, क्योंकि नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों के मिलने से ये बनता है। अब बात करते हैं, ये भ्रूण कोश है, ये युग्मनज है। इसी युग्मनज से आगे चलकर बनेगा भ्रूण। क्या बनेगा? भ्रूण। तो भ्रूण जो होगा, भ्रूण होगा द्वितीयक। कैसा होगा? द्विगुणित होगा। ठीक है। आई थिंक समझ में आ गया होगा। अब छोटी सी बात और बताता हूं मैं आपको, वो ये है कि परागकण जो होता है, परागकण को बोला जाता है नर युग्मक। पेपर में आया नर युग्मक कैसा होता है तो बोलेंगे अगुणित। ठीक है। दूसरे नंबर पर पूछा जाए अंड, तो अंड को बोलते हैं मादा युग्मक। तो मादा युग्मक भी कैसा होगा? अगुणित। ठीक है। भ्रूण कोश के अंदर विभिन्न प्रकार की और भी कोशिकाएं पाई जाती हैं। मैंने आपको बताया था कि भ्रूण कोश के अंदर 7 कोशिकीय 8 केंद्र की संरचना होती है। तो इस भ्रूण कोश के अंदर और कौन सी संरचना मिलेगी? इसमें मिलेगी सहायक कोशिका। ठीक है। और क्या मिलेगा? इसमें मिलेगा प्रतिमुख कोशिका। क्या मिलेगा? प्रतिमुख कोशिका। तो सहायक कोशिका और प्रतिमुख कोशिका ये दोनों कोशिकाएं भी अगुणित होती हैं। ठीक है। लेकिन एक बात मैं बता दूं, एक होता है द्वितीयक केंद्रक। क्या होगा? द्वितीयक केंद्रक होता है। तो जो द्वितीयक केंद्रक होगा ये कैसा होगा? द्वितीयक केंद्रक होगा द्विगुणित। आई थिंक समझ में आ रहा होगा आप लोगों के। अब आपको मैं बता देता हूं कि इसी के अंदर एक नाम आता है कायिक कोशिका। क्या आएगा? कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। तो कायिक कोशिका जो होगी ये भी कैसी होगी? ये भी होगी द्विगुणित। और पौधे के अंदर आप लोगों ने नाम तो सुना होगा, मैं बता दे रहा हूं, आपने सुना होगा जड़, तना और पत्ती। ठीक है।
जड़, तना और पत्ती ये भी होती है द्विगुणित। इसके साथ साथ में आपको बता दें वर्तिकाग्र हो गया, वर्तिका हो गया, पुंकेसर में एक पार्ट आता है जिसको बोलते हैं पुतंतु बोल देते हैं, और पुष्प में वाह्यदल होता है, दल होता है, ये सभी के सभी होते हैं द्विगुणित। लेकिन अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर त्रिगुणित कौन सा होता है, तो आइए देख लेते हैं। तो देखो, जब द्वितीयक केंद्रक है 2n, और इसमें एक आएगा परागकण के अंदर जो कोशिका होती है, इसमें एक जनन कोशिका होती है, नर केंद्रक जिसे बोलते हैं। तो द्वितीयक केंद्रक और नर केंद्रक जब तीनों आपस में मिल जाते हैं तो उसे बोलते हैं त्रिसंलयन, और त्रिसंलयन के बाद बनता है भ्रूणपोष। क्या बनेगा? भ्रूणपोष। आप यूपी बोर्ड का पेपर उठा के देख लीजिए, मैं खुद कह रहा हूं, देख लीजिए एक बार। ये वाला 2020 में, 2022 में, 2023 में 3 साल से लगातार ये पूछा जा रहा है। परागकण ये वाला भी यूपी बोर्ड में आ चुका है, युग्मनज ये भी पेपर में आ चुका है, ठीक है, और आपको बता दें कायिक कोशिका भी पेपर में आ चुकी है। तो इस तरीके से आप लोगों के सामने कॉन्सेप्ट दिखाई दे रहा होगा, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिससे आप लोग जब क्वेश्चंस करेंगे तो आपसे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। अब आपके मन में चल रहा होगा कि सर हमें ये बताइए, कॉन्सेप्ट तो सीख गए, क्वेश्चंस कैसे पूछा जाएगा, ठीक है। तो देखो, आपको बता दूं क्वेश्चंस मैं इसी में से देख लेता हूं, इसमें से देख ले रहा हूं। ये देखिए, ये है मेरे पास मॉडल, और मैं इसका जो क्वेश्चन है मैं नीचे दिखा दूंगा आप लोगों को। इसमें दे रखा है पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित है, वास्तव में नहीं अगुणित। तो इसमें बोला है जड़, पत्ती, नरयुग्मक और युग्मनज, 4 ऑप्शन मिले आपको। तो आपको बता दें, इसमें दे रखा है नरयुग्मक, मैंने आपको बताया था कि परागकण के अंदर ही नरयुग्मक बनते हैं, ठीक है। तो नरयुग्मक कैसा होगा? ये होगा अगुणित, ठीक है। अगला मैं इसमें और क्वेश्चन देखता हूं, शायद मुझे मिल जाए। तो अगला प्रश्न है, हाँ जी, अगला प्रश्न मुझे मिल चुका है, और ये प्रश्न है कि भ्रूणपोष होता है, भ्रूणपोष होता है। तो आपको बता दें भ्रूणपोष कैसा होता है, तो आपके सामने भ्रूणपोष होता है त्रिगुणित। कैसा होगा? त्रिगुणित। तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। इसका एक दूसरा तरीका और भी है क्वेश्चंस पूछने का, वो भी मैं आप लोगों को सिखा देता हूं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत महसूस ना हो, ठीक है। चलो, मैं आपको यहीं पर सिखा दे रहा हूं, यहां सिखा रहा हूं मैं, देखिएगा। पेपर में अगर मान लो तुमसे पूछ लिया गया कि नर युग्मक क्या है, नर युग्मक में 15 गुणसूत्र हैं। कितने गुणसूत्र हैं? 15 गुणसूत्र। तो तुमसे पूछा जाएगा कि बताओ इसके भ्रूण में कितने गुणसूत्र होंगे और इसके भ्रूणपोष में कितने गुणसूत्र होंगे। आपसे ऐसा पूछ लिया गया तो आपको क्या करना होगा वो सुन लीजिएगा। हमें पता है कि हमको नरयुग्मक दे रखा है और नरयुग्मक होता है अगुणित, ठीक है। तो हमारा आ जाएगा n बराबर 15, n बराबर 15 आ जाएगा। भ्रूण कैसा होता है? भ्रूण होता है 2n, मतलब ये भ्रूण होता है 2n। तो आपको क्या करना होगा, ये है 2n, तो 2 का 2 लिख दो, n बराबर 15 है, 15 लिख दो, तो आंसर आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा? 30। आराम से निकल आया। अब उसने कहा कि भाई हमें भ्रूणपोष बताओगे, भ्रूणपोष में क्या होगा, चलो देखते हैं। भ्रूणपोष होता है 3n, ठीक है। 3 का 3 लिख दो और n बराबर कितना है, n बराबर 15 है तो 15 लिख दो, 15 थी 45, तो ये आ गया आंसर। आ गया आपके सामने आंसर। कोई प्रॉब्लम हुई आपको? अगर आपको अगुणित दे रखा है, द्विगुणित निकालना है तो दुगुना कर दो, अगुणित दे रखा है भ्रूणपोष निकालना है, तिगुना कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न हो जाते हैं। मैं कुछ और क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने दिखा देता हूं। देखो, अगले नंबर का मैं देखता हूं, शायद मुझे इसमें मिल जाए तो कोई क्वेश्चन। चलिए, अगले नंबर का मेरा प्रश्न है, मैंने कहा भ्रूणपोष में 54 दे रखे हैं। कितने दे रखे हैं? 54 दे रखे हैं। मैंने तुमसे ये पूछा कि मुझे ये बताओ कि इसकी जड़ में, ठीक है, और मैंने कहा कि मुझे बताओ इसके परागकण में कितने गुणसूत्र होंगे। आपके सामने ऐसा दे रखा हो, भ्रूणपोष तो में दे रखा है 54, तुम्हें जड़ निकालनी है, तुम्हें परागकण निकालना है। तो निकालने का क्या तरीका है? बहुत आसान तरीका है।
जो तुम्हें दे रखा है पहले उसे लिख लो। गुणनपोष होता है त्रिगुणित, तो 3n बराबर 54 हो गए। कितने हो गए? 3n बराबर 54। अब तुम्हें क्या करना है, 3 से इसे काटो, 3 से काटेंगे तो 3 एकम 3 और यहां आ गए 24, 3 अट्ठे 24। तो आपका आ गया n बराबर आ गया 18। n बराबर क्या आ गया? 18 आ गया। सुनिएगा, पराकरण जो होता है, पराकरण होता है n, तो n बराबर 18 आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा? दूसरे नंबर पर जड़ पूछी गई है, तो आपको बता दें जड़ होती है 2n, ठीक है? तो 2 ये लो, 18 लिख दो, 18 दूनी 36। तो ये भी आंसर आ गया, ये भी आंसर आ गया। इस तरीके से आप लोग देख पा रहे हैं, बड़े आसानी से आप क्वेश्चंस को कर पाएंगे, आपको कोई भी समस्या नहीं होगी। अगर आपको त्रिगुणित दे रखा है तो पहले उसका अगुणित निकालो। क्या निकालना है? अगुणित निकालना है। अगुणित निकाल लोगे, त्रिगुणित दे रखा था, पहले मैंने अगुणित निकाला, अगुणित ये निकल गया। फिर जो द्विगुणित पूछा गया है तो उसका दोगुना कर दो। देखो 18 का दोगुना किया मैंने 36 और आपका आंसर पूछ लिया गया। क्लियर है? आइए और भी मैं तुम्हें कुछ क्वेश्चंस करा दे रहा हूं। आगे आप लोगों के सामने है, मैंने आपसे कहा कि युग्मनज होता है 2n और मैंने कहा कि युग्मनज बराबर मैंने लिख दिया, यहां लिख दिया 100 लिख दिया। क्या लिख दिया? युग्मनज बराबर 100, ठीक है? मतलब जायगोट में 100 गुणसूत्र हैं, ये हमने कहा। फिर आपने पूछा कि हमें ये बताओ कि इसकी सहायक कोशिका में कितने गुणसूत्र होंगे। फिर मैंने कहा कि मुझे ये बता दो कि मेरे अंडाशय में कितने गुणसूत्र होंगे, ठीक है? ये मैंने आप लोगों से पूछ लिया, तो आपका जवाब क्या होगा? मुझे बताओ आपका जवाब क्या होगा। आपके सामने क्वेश्चन दे रखा है, मुझे जल्दी से बताइए, जल्दी से मुझे आंसर बताओ सब लोग। मैं तो कराऊंगा ही, आप इस बात की टेंशन मत लेना, मैं तो कराऊंगा ही। मैं ये देखना चाह रहा हूं कि आप लोग सीखे या नहीं सीखे। ऐसा तो नहीं है कि मैं सिखा रहा हूं वो चीजें आपके दिमाग से ऊपर जा रही हो, ठीक है? देखो युग्मनज होता है 2n, तो 2n कर लो और 2n बराबर हो गया हमारा 100, हो गया ना? हो गया। अब हमारे पास हमें पता है कि सहायक कोशिका अगुणित होती है, तो ये 2n है और ये n है, तो इसका मतलब ये आधा ही तो है, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50। या फिर इससे काट के देख लो, 2 का भाग दोगे 100 में तो 50 ही आएगा ना। तो देखो मैंने 50 लिख दिया। फिर हमसे पूछा कि अंडाशय बताओ, अंडाशय, तो आपको बता दें अंडाशय जो होता है वो द्विगुणित होता है, और 2n बराबर 100 दे रखा था, तो 2n बराबर 100 का 100 ही आ जाएगा। इस तरीके से आप लोगों के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। आपको बता दूं ये क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन हमको पता ना होने की वजह से कॉन्सेप्ट ये क्वेश्चंस हमसे छूट जाते हैं। अब किसी भी बच्चे का ऐसा प्रश्न नहीं छूटना चाहिए, क्योंकि सारे के सारे कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को बता चुका हूं, क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिए। अगर फिर भी आप लोगों को कोई समस्या होती है तो एक बार आप हमें कमेंट जरूर करिएगा कि आपको कौन सी समस्या आ रही है, आपको कौन सी चीजें समझ में नहीं आई। उसके ऊपर कंप्लीट मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने दूंगा। बायोलॉजी में आप बिल्कुल बेचिंता हो जाइए, टेंशन फ्री हो जाइए। हर एक कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए मैं आप लोगों के लिए तत्पर खड़ा हुआ हूं और आपको कोई भी समस्या मैं नहीं होने दूंगा। जितने भी कॉन्सेप्ट हैं हर कॉन्सेप्ट को मैं सिखाने वाला हूं। तो आपको बता दें, आप अच्छे तरीके से पढ़ो, अच्छे तरीके से सीखो, और समस्या अगर हो तो समस्या हमें बताओ, समस्या अपने पास मत रखो, क्योंकि जब तक आप डाउट क्लियर नहीं करेंगे तब तक वो समस्या बनी रहेगी और आप वो समस्या आपको बोर्ड एग्जाम में प्रॉब्लम में डाल सकती है। तो बोर्ड एग्जाम से पहले जितनी भी समस्याएं, सभी समस्या मुझे बताइए, हर समस्या का मैं समाधान करूंगा। प्लस हमारी एक प्लेलिस्ट है बायोलॉजी छोड़ो, स्टडी प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन, उसमें आपकी हर एक समस्या का समाधान वैसे दे रखा है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।